आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया लेक्चर। आज नए लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, और इसी के बाद हम पढ़ेंगे बेसिसिटी का कंपैरिजन न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ, और एक लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल। आप लोगों ने ये टॉपिक पहले जीओसी बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एमओटी अप्रोच के साथ होमो लूमो का कॉन्सेप्ट लगाते पढ़ते हैं ना। सिंपल सी बात है, देखो हम लोग अपनी हेडिंग लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो कि एक तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है न्यूक्लियस से, और एक आ रहा है फिलिक लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। देखो न्यूक्लियस का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होती हैं, और इन्हीं को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलने से मतलब क्या है मेरा, कि इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर हमेशा इन पर अटैक करने आएगा, या अटैक कहाँ होगा, कौन करेगा, तो यही अटैक करेगा, है ना। ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को आप जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं आखिरकार। तो अगर आपको याद हो थोड़ा सा डायग्राम, तो इस डायग्राम को मैं दोबारा से एक बार डिस्कस करना चाहता हूं। आपको पता था यहाँ पे सिग्मा होता था, यहाँ पर पाई होता था, और यहाँ पर क्या होता था, नॉन बॉन्डिंग या फिर पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर पाई स्टार होता था, और यहाँ पर सिग्मा स्टार होता था। जनरली जो ऑर्बिटल फील्ड होते थे वो नॉन बॉन्डिंग तक फील्ड थे, सिग्मा फील्ड था, पाई फील्ड था, और कभी कभी नॉन बॉन्डिंग भी फील्ड था। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास नॉन बॉन्डिंग वाले, पाई वाले, सिग्मा वाले, ये तीनों ही काम कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही होमो की तरह एक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों ही फील्ड हैं, तो इनमें सबसे अच्छा कौन काम करेगा, तो आपको पता है सर होमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे एनबी ग्रेटर देन पाई ग्रेटर देन सिग्मा। ये कंडीशन तब की है जब सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं, तो आप बोलोगे सर जो ये पाई स्टार और सिग्मा स्टार है, तो देखो अगर मैं पाई स्टार और सिग्मा स्टार की बात करता हूं, तो इस केस में ये बहुत रेयर केस है जहां पर आपको देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे, लेकिन बहुत रेयर केस है। जनरली ये लूमो की तरह काम करते हैं, मतलब एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेंगे, जहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम बहुत ही रेयर करते हैं। तो आपको समझने वाली बात ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में होगा तो वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा में होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, अगर सिग्मा में ही है। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है तो एक एक करके मैं सारी कंडीशन डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले बात करता हूं न्यूक्लियोफाइल विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वो सभी न्यूक्लियोफाइल जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर सकते हैं। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। देखो नॉन बॉन्डिंग से मेरा मतलब क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं, तो देखो नॉन बॉन्डिंग से मेरा मतलब है या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। अरे जनरली लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ही तो नॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये वाली बात हो गई। तो हमारे पास दो हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और एक हो सकते हैं एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। एक हो सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एक हो सकते हैं एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन है, H2O है, अमोनिया है, ऐसे बहुत सारे आप डेरिवेटिव्स की बात कर सकते हो, NH2 है, या फिर आप ऐसे बात सकते हो RNH2 अमीन है, ROH है अल्कोहल का ही, इस तरीके से फिनॉल है। ये सारे ही किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल में आ जाएंगे। अब सुनो, क्या मैंने आपको कोई नई बात बता दी? आप इसी चीज को पहले क्या पढ़ते थे टॉपिक के अंदर में, न्यूक्लियोफाइल विथ हैविंग लोन पेयर स्पीसीज, और कैसे होते थे न्यूट्रल, यही पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने नया टर्म क्या लेके आ गया, न्यूक्लियोफाइल विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नई बात बस नॉन बॉन्डिंग वाली आ गई, और नॉन बॉन्डिंग में बता रखा है क्या होता है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग। कॉन्सेप्ट वही है, चीजों में थोड़ा सा नाम इंट्रोडक्शन हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अनायनिक वाले की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, RO माइनस हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारा बता सकते हो एक्सेट्रा।
तो ये आपके पास सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी जहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल डिफाइन करना है। अगर मैं अब दूसरी बात करता हूं तो वो दूसरी बात होगी न्यूक्लियोफाइल विथ पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे न्यूक्लियोफाइल बताइए जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है फेमस एग्जांपल तो हमारे पास ये है एल्कीन का। या फिर कभी कभी आप बेंजीन को भी कंसिडर कर सकते हो, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच का काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। अगर ये बात समझ में आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं, जैसे इसके पास हम लोग क्या लेते हैं, Ag+ लेते हैं, Cu+ ले लो, Ag+ ले लो, तो इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन कुछ भी होगी, इस रिएक्शन में इसका होमो एंड लूमो क्या है, इसका होमो एंड लूमो क्या है। देखो यहाँ पर बताने का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करवाना है, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर देंगे। देखो अगर मैं होमो की बात करता हूँ तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल को स्टैंड करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको उसको साफ साफ दिख रहा होगा इस वाले केस में इसका होमो है पाई, क्योंकि इसके पाई में इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, पहले सिग्मा में होंगे फिर पाई में होंगे। अगर मैं लूमो की बात कर रहा हूँ तो इस वाले केस में लूमो अगर आप ध्यान दोगे तो Ag+ है, और Ag+ की जब आप कन्फिग्रेशन करोगे Cu Ag Au, Cu में क्या होता था 3d4s, Ag में क्या होगा बोलिए 4d5s, तो इसके 5s में वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, तो हम बोल सकता हूँ होमो लूमो का क्या हो जाएगा 5s। सिंपल बात है यार, कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी हार्ड बात नहीं है ना, बहुत सिंपल बात है। तो ये हमारे पास हो गया है न्यूक्लियोफाइल विथ पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बात करते हैं जहां पर न्यूक्लियोफाइल सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उस केस में भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और वो बहुत ही फेमस क्लास है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 पॉइंट हमने सीख लिए हैं, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर मैं अब आपसे तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो वो तीसरा पॉइंट हमारे पास बहुत ही फेमस कैटेगरी है जहां पर न्यूक्लियोफाइल विथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं, सबसे पहला होता है RMgx, फिर होता है RLi, फिर ऐसे ही R2CuLi, ऐसे एक्सेट्रा। मतलब हम बोल सकते हैं सर जितनी भी कैटेगरी ऑफ क्लास होती है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की, इनको ही हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो सबसे पहली बात सर ये है कि बताइए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। देखो सिंपल सी बात समझो यार, जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होती है उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे ही एक टर्म और होता है मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होती है। आप तो बोलोगे सर एक ही बात है, एक नहीं है, नाम में चेंज आ जाता है ना, इस तरीके से। तो ये बात हो गई। अब अगर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेशन करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं CH3Li। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ CH3Li, और CH3Li के MOT डायग्राम से समझेंगे किस तरीके से डोनेशन होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको MOT डायग्राम बनाऊंगा तो किसका बनाऊंगा, C और Li का बनाऊंगा। C और Li मतलब कार्बन, Li लिथियम। और अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन करता हूँ तो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर लिथियम है, क्योंकि लिथियम मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। अरे हमने जब क्या करेंगे MOT डायग्राम बनाएंगे तो इसको कम एनर्जी भी दिखाएंगे। तो अगर मैं MOT डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ तो MOT डायग्राम में मैं बोल सकता हूँ सर कार्बन कहाँ होगा, यहाँ होगा, लिथियम कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। इस तरीके से डिफरेंस दिखा सकते हो। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसे बना दोगे, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करोगे, यहाँ पर कुछ फिल नहीं होगा तो ये होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा स्टार, ये होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा स्टार। तो अब मैं अगर इसके होमो की बात करता हूं तो इसका जो होमो है वो यही तो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्योंकि इसका होमो सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है तो असली में डोनेशन भी कहां से होगा, इसी होमो से होगा डोनेशन। तो तभी मैं समझा रहा हूं कि जितनी भी ये क्लास है ये सभी क्लास किससे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डोनेट करती है, और डोनेट कुछ इस तरीके से होगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है, समझना ध्यान से, समझना बहुत अच्छे से समझना।
मिसकंसेप्शन क्या है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी पॉइंट है कि जैसे मान लो RLI है तो लिखने वाले लोग ऐसे भी लिखते हैं R माइनस LI प्लस, और कुछ लोग तो ऐसे खतरनाक तरीके से R माइनस LI प्लस लिखते हैं। अब जब ये लिखा था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा बॉन्ड का पूरा फील आ रहा है, ये लिखने पे भी थोड़ा अपने दिल को तसल्ली देते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फील आ रहा है। लेकिन जब ये लिखा है तो इस केस में हमें क्या लग रहा है कि ये जो माइनस है ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वो किससे होगा, नॉन बॉन्डिंग से होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, नॉन बॉन्डिंग से डोनेशन नहीं होता, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डोनेशन होता है। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डोनेशन होगा तो मैं यहां से ये समझ सकता हूं ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, देखने पे लग रहा है, लेकिन हाँ ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है। अगर बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है तो बॉन्ड वीक भी ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड वीक ज्यादा है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब दिखने में जो आ रहा है वो वैसा है नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना कि डोनेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन से होता है, नॉन बॉन्डिंग से नहीं होता। आपको जो दिखने में लग रहा है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं RMgx और सामने आपने ले लिया H+, फेमस रिएक्शन होता है। ये H+ कहाँ से, वाटर से एलो यार, थोड़ा सा और चमकाते हैं इसको, HOH। यहाँ पर अगर मैं R की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। ये इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब आपको लगता है सर R नेगेटिव है तो यहाँ पर जो डोनेशन होगा वो किससे होगा, नॉन बॉन्डिंग से होगा। ये इस पर अटैक करेगा, H+ को भगा ले जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। देखो रिएक्शन तो सही है लेकिन कॉन्सेप्ट को सही करो। ये नॉन बॉन्डिंग से डोनेशन नहीं है, ये डोनेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेशन है। देखो ना यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से ऑर्गेनोमेटलिक में ये होमो का काम करेगा और ये डोनेशन करेगा। अरे इसमें तो नॉन बॉन्डिंग है नहीं ना, जो आपको दिख रहा है वैसा है नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं बार बार समझाना चाहता हूँ कि ऑर्गेनोमेटलिक के केस में ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ऑर्गेनोमेटलिक के केस में हमेशा डोनेशन कहां से होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कभी कभी इंटरव्यू में सीधा पूछते हैं ना, बहुत बेसिक बातें हैं मोटी अप्रोच के साथ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और कैटेगरी देखते हैं हम लोग, वही इसी के एग्जांपल है NaBH4 LiAlH4, फेमस दारू का ठेकेदार LiAlH4। अगर मैं NaBH4 और LiAlH4 की बात करता हूं तो ये तो क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये कहानी अलग है, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन हम यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट और वो फंडा नहीं पड़ रहा, हम तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फिर भी मैं जानकारी को दोबारा इकट्ठी करवा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, कैसे कर सकता है इसको समझो। देखो आपने जब भी कोई रिएक्शन करवाया होगा, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है और सामने क्या लिया होगा, NaBH4 लिया होगा, तो आपने बहुत खतरनाक मैकेनिज्म की होंगी और आपने यहाँ से क्या निकाला होगा, H-, और ये H- एक्चुअली यहाँ अटैक करता है। बिल्कुल सही बात है, आपने एकदम सही पढ़ा है कि NaBH4 से हाइड्राइड आता है और वो हाइड्राइड ही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर आगे जाके कोई भी रिएक्शन हो जाएगी वो उससे मुझे मतलब नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि NaBH4 का होमो क्या है, तो आप बोलोगे सर H- तो देखिए नेगेटिव चार्ज है तो ये नॉन बॉन्डिंग होगा, और फिर गलत हो गया। NaBH4 का होमो कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं है। अगर आप NaBH4 की डायग्राम समझोगे तो ये डायग्राम होती है BH4 माइनस, अरे BH3 प्लस H-, कैसे बनाइए, BH3 प्लस H-। यहाँ पर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन हुआ होगा तो ये BH4- बनता है। तो एक्चुअली यहाँ पर डोनेशन होता है, यह जो एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ मौजूद है, यहाँ से डोनेशन यहाँ होता है। दिस इज द करेक्ट बात। अपने समझाने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही है उस समय के लिए। लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट्स की रियलिटी समझ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पता ही होना चाहिए कि एक्चुअली डोनेशन हुआ ही कहाँ से है और किस तरफ डोनेशन हो रहा है। अरे मैंने बोला था ना, एक लाइन लिखी थी शुरू में ही, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता करने का सही तरीका समझेंगे कि जो हमने समझा बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन अब हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेके आनी है। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हमारे पास एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं, उसके बाद बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिग्मा होते हैं। और ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटलिक वाला। लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हर जगह यूज हो जाता है ऑर्गेनोमेटलिक। और गिरनार्डेंट तो बोलता है भाई मैं ही अकेला काफी सबको बनाने के लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम एक नया टर्म होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और समझते हैं। हमने न्यूक्लियोफाइल सीख लिया है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, हमारा अगला टॉपिक है। देखो
जिस तरीके से वर्ड होता है सुंदर और सुंदरता, उसी तरीके से यहाँ पर ये वर्ड है न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसा मैंने आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक वाला पढ़ा था, तब ये बात मैंने यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और आप न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म जब भी आ जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन उसकी कितनी अच्छी टेंडेंसी है, वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इस टर्म को आप जनरली याद ऐसे रखना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। आप सभी लोगों ने फजांस रूल पढ़ा होगा, फजांस रूल, तो आपने ये टर्म सुना होगा, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। तो इस टर्म से ही आपके बहुत हद तक न्यूक्लियोफाइल समझ में आ जाएंगे। जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, फिर बोलता हूं, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा। इस पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मान लो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, या CH3 माइनस NH2 माइनस की बात करते हैं। ये आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जो भी आपको समझना समझ लो। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम बोलेंगे कार्बन ज्यादा आसानी से डोनेट कर देगा, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा एज कंपेयर टू NH2 माइनस। तो यहां से हम बोल सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी डोनर एबिलिटी कम। उल्टा बोल दो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा। ये हो गया पहला पॉइंट। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो वो फैक्टर है साइज फैक्टर। अब साइज फैक्टर कैसे वर्क करने वाला है, इसी पॉइंट को मुझे समझना है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं फिर से, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब अगर मैं इसमें कंपैरिजन करवाऊं और मैं आपसे पूछूं बताइए साइज फैक्टर कहां पे वर्क करेगा, तो आप देखो I माइनस का साइज बहुत बड़ा है, तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे एज कंपेयर टू F माइनस। तो यहां पर होल्ड काफी अच्छा होगा। अगर यहां पर होल्ड काफी अच्छा होगा तो यहां पर पोलराइजेबिलिटी काफी अच्छी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ डिस्पर्स करने की पोलराइजेबिलिटी टेंडेंसी अगर ये जल्दी अच्छी होगी तो हम बोल सकते हैं यहां से इसकी न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा अच्छी, फिर Br माइनस की और फिर Cl माइनस की। इसको आप इसी से समझ सकते हैं। तो यहां से अगर मैं ऑब्जर्वेशन निकालूं तो मैं ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकता हूं कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उतनी ही बड़ी क्या होगी? डोनर एबिलिटी होगी। समझ गए? क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को वो डिस्पर्स दूसरे की तरफ ज्यादा कर देगा, और डिस्पर्स करने का मतलब एक तरह से डोनेट ही है वहां पे। तो इस पॉइंट को हमें समझना है। अब अगर मैं तीसरे फैक्टर की बात करता हूं तो तीसरा फैक्टर है हमारे पास चार्ज। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हम कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं कि यदि मान लो हमारे पास एग्जांपल है एक ROH लोन पेयर है और एक इसी का भाई है RO माइनस। ये अल्कोहल का ही आयन है एल्कोक्साइड। यहां पर ये लोन पेयर से डोनेट करना चाहेगा और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज से डोनेट करना चाहेगा। अब ज्यादा आसान डोनेशन कहां होता है, तो हमने बेसिक क्लास में पढ़ रखा है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर की। इस बात को ऐसे समझो, एक आपके पास ऑक्सीजन है जिसपे लोन पेयर है और एक आपके पास ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव है। अगर मैं यहां बात करता हूं तो बोलूंगा ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 8। तो न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करेंगे? 8। मतलब यहां पर जो रेशियो है वो 8:8 है कि 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन तो नहीं रहेंगे, लेकिन नेगेटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब इस बार 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होल्ड थोड़ा सा कम होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स का होल्ड कम इलेक्ट्रॉन पर।
तो अगर प्रोटॉन का होल्ड कम इलेक्ट्रॉन पर, तो वहां पर डोनेशन ज्यादा हो जाएगा ना। तो यही केस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब चार्ज ज्यादा होता है तो वहां पर डोनर एबिलिटी भी ज्यादा होती है। इस पॉइंट को आपको समझना है। हमेशा चार्ज स्पीसीज अपने न्यूट्रल वाले स्पीसीज से ज्यादा अच्छा डोनेट करती है, और ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं सिंपल समझाने के लिए। अब एक फैक्टर और होता है हमारे पास, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर टर्म आ रहा है, एक आ रहा है हार्ड न्यूक्लियोफाइल और एक टर्म आ रहा है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये जब मैं आपको एसिड बेस थ्योरी पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं आपको HSAB प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। लेकिन अभी आपको बस समझने के लिए इतना समझना है कि हार्ड और सॉफ्ट में एक एक बात। सबसे पहली बात ये समझनी है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, और इसकी साइज क्या होती है, कम होती है। 2 पॉइंट्स हमारा काम हो जाएगा। ऐसे अगर मैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं तो यहां पर पहला पॉइंट क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, और इसकी साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज ज्यादा, तो कहने का मतलब मैं बोल सकता हूं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आर मोर पोलराइजेबल देन हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, आपके पास F- है, Cl- है, Br- है, I- है, इनमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन है सबसे ज्यादा, और इनमें सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है सबसे ज्यादा, बता सकते हैं? सर F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और इसकी साइज सबसे छोटी, तो हम बोलेंगे सर यही क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। यही क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं I- की बात करता हूं तो सर इसका देखो साइज सबसे बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो हम बोलेंगे ये क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो बस ये वाले टर्म्स याद करने हैं। अब ये जो सारी बातें हैं ये मैं आपको जब कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसमें माइकल एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, माइकल एडिशन रिएक्शन, तब डिटेल में सारी बातें बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, अभी टेंशन मत लो। अभी बस हमें इतना समझना था। तो अब न्यूक्लियोफिलिटी की बात करता हूं तो बस ये समझना है, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, साइज फैक्टर, चार्ज फैक्टर, और लास्ट में है हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बचा है जिसको हम अल्फा इफेक्ट बोलते हैं, और ये आपने पहले नहीं पढ़ा। अब इसको मैं आपको पहली बार पढ़ाऊंगा और इसको ध्यान समझना मैं क्या बताना चाहता हूं और इससे क्या एक कंक्लूजन निकल के आएगा। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है अल्फा इफेक्ट। इस पॉइंट को समझते हैं कि सर ये आखिरकार अल्फा इफेक्ट क्या होता है। तो देखो अगर मैं अल्फा इफेक्ट को आपको डिफाइन करूं तो मैं आप ऐसे कर सकता हूं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास, पहले मैं डिफाइन करता हूं, हम ऐसे बोल सकते हैं इफ एनी हेटेरो एटम प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन ऑफ डोनर एटम, देन उससे फिर होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। जैसे अगर मैं एग्जांपल का बात करता हूं तो जैसे हम समझो यहां पर NH2OH है, ये एग्जांपल है, तो मुझे बताना यहां पर डोनर एटम कौन सा होगा। तो आपको पता है कि यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। और हमें एक बात पता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी डोनेशन क्या होगी, कम, उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी, कम। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डोनर एटम, ये कहलाएगा डोनर एटम, और इसकी पोजीशन पर क्या है, अल्फा, और अल्फा पर क्या है, हेटेरो एटम। तो इस केस में यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये समझना है और सीखना है सर किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिटी इंक्रीज होती है। सबसे पहले अल्फा इफेक्ट का मतलब समझना होगा। तो ऐसे समझो, मान लो मैं आपको एमओ डायग्राम डिस्कस करता हूं, यहां पर कुछ इस तरीके से आपके पास एग्जांपल है, NH2O CH2 CH3, ये आपके पास एग्जांपल है। मैं इसके एमओ डायग्राम सबको समझाता हूं कि आखिरकार वहां पर न्यूक्लियोफिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। देखो यहां पर ये हमारे पास क्या है, डोनर एटम है, अच्छे समझ में आ रहा है ये तो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये पोजीशन क्या है, अल्फा, ये पोजीशन क्या है, बीटा, ये पोजीशन क्या है, गामा। तो
पहले ये बताओ क्या इसमें अल्फा इफेक्ट लगेगा, पहले ये बता दो होता क्या, उसको हम बाद में समझेंगे लगेगा। तो क्या बोला, इफ एनी हेटेरो एटम प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन ऑफ डोनर एटम, देखो ये डोनर एटम है और ये अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा इफेक्ट लग रहा है। अब अगर मैं इसके एमओ डायग्राम को समझाता हूं तो इसका एमओ डायग्राम मैं एन और ओ बॉन्ड के बीच में ही समझाऊंगा। तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैं इसका एमओ डायग्राम समझाऊंगा तो अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो मैं ऑक्सीजन को यहां रख दूं, नाइट्रोजन की कम तो मैं नाइट्रोजन को यहां रख दूं, और दोनों से एक तो बनेगा आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक आपके पास बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इस केस में, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो अब जब मैं भरना स्टार्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा में, और यहाँ पर सिग्मा स्टार में भी कितना जाएंगे, 2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस केस में होमो क्या है, तो आप बोलोगे सर इस केस में आपका ये होमो है। और देख लो कितना गजब हो गया, पहली बार होमो ऐसा बना है जो कि सिग्मा स्टार वाला है, मतलब यहाँ पे सिग्मा स्टार से डोनेशन होगा। और आप इस बात को समझते हो, जितना ज्यादा होमो की एनर्जी, होमो एनर्जी जितनी ज्यादा, होमो एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा इफेक्ट, कि किस तरीके से अल्फा इफेक्ट क्या करता है, होमो की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज क्या, यहाँ पे सिग्मा में इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा स्टार में, तो यहाँ से डोनेशन होगा। तो जितना ज्यादा हाई से डोनेशन होता है उतना ज्यादा बढ़िया वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यही वो कंडीशन होती है जिसको आपको मुझे डिस्कस करना था। और इस पॉइंट को तो आप एक बॉक्स में बंद कर लेना, होमो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझानी है कि किस तरीके से ये अल्फा इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कहां पर वर्क करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट। और बैकमैन रीअरेंजमेंट में आपने बहुत फेमस बात पढ़ी होगी, R C डबल बॉन्ड N और यहां पर OH और यहां पर H+। अगर आपको थोड़ा सा याद हो बैकमैन रीअरेंजमेंट में, तो आप क्या करते थे, वहां पर जो अटैक है ऑक्सीजन से अटैक करवाते थे इस H+ पे। तो आपको आज तक उसका आंसर पता नहीं चला कि सर ऑक्सीजन से ही अटैक क्यों करवाते हैं नाइट्रोजन होने के बावजूद। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, और इसकी क्या है, ज्यादा। तो डोनेशन तो नाइट्रोजन से होना चाहिए था ना। लेकिन सुनो, ये जो है ऑक्सीजन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पहले वहां पे हाइब्रिडेशन फैक्टर भी तो वर्क करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन लोन पेयर से अटैक करेगा तो यहाँ पर एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ऑक्सीजन से ही क्यों जा रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। देखो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, 0, इसके बगल में क्या हो जाएगी, अल्फा। अब देखो इस डोनर एटम के बगल में अल्फा पोजीशन पर हेटेरो एटम मौजूद है, इसी को तो बोलते हैं अल्फा इफेक्ट। तो हम बोल देंगे यहाँ पर अल्फा इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर ऐसा अटैक देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपने अपने आप से पूछा भी होगा जब आप बीएससी में पढ़ रहे हो तो सवाल आया होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से लोन पेयर से अटैक हो रहा है नाइट्रोजन के होने के बावजूद। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं अल्फा इफेक्ट है, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अल्फा इफेक्ट समझ में आएगा। एंड में बस इतनी सी बात है, आप डोनर एटम को पहचानिए और डोनर एटम के बगल में अगर अल्फा पोजीशन पर हेटेरो एटम है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिटी इंक्रीज होने का कारण होता है क्योंकि वहां पर होमो की एनर्जी बढ़ जाती है, जो कि मुझे एमओ डायग्राम में साफ साफ समझ में आ रहा है। बस ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिटी के रिगार्डिंग। इतना सारा बात आपको न्यूक्लियोफिलिटी में याद रखना है, जिसमें अल्फा इफेक्ट तो एकदम अच्छे से याद रखना है, जिसको हम बैकमैन रीअरेंजमेंट में दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें एकदम सेपरेट में न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस विसिसिटी कंपैरिजन करूंगा, और आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा जहां पर न्यूक्लियोफाइल और बेस कौन कौन क्या क्या काम करते हैं। बस आपका ये हो जाएगा एक बेसिक जीओसी का एडवांस जीओसी में एडिशन। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की।
कि आखिरकार हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहाँ पर भी दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो जो वर्ड है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन है, और एक जो वर्ड है वो क्या है, फाइल, मतलब लव, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये कैसी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो तभी करता होगा जब उसके पास नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, पहली बात। अब इनके पास क्या होती है, एक्सेप्टर एबिलिटी होती है, एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, तो एक्सेप्टर एबिलिटी होती है। अब ये एक्सेप्टर एबिलिटी आप कहाँ से समझ सकते हैं, तो ये तो देखो सिग्मा स्टार से हो सकती है और जनरली पाई स्टार से हो सकती है, और कभी कभी नॉन बॉन्डिंग या फिर पी ऑर्बिटल में भी वहाँ पर एक्सेप्टर एबिलिटी मौजूद हो सकती है। ये पॉइंट हो गया। तो मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सबसे पहले चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स में हमारे पास जनरली एग्जांपल होता है H+, Ag+, Mg2+, Na+, ये सारे कैसे हैं, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, एक्सेट्रा। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं, बताइए NH4+ क्या चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा? तो मैंने आपको बेसिक जीओसी में पढ़ाया था कि NH4+ पे ये जो प्लस चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज है, बाकी सभी पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे पास एक तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। ये खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हमें प्लस से समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरों की बात करता हूं तो दूसरे होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में आप लोग समझदार हैं। कौन कौन हो सकता है, याद करो, BCl3, BH3, TiCl4, ZnCl2, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में वैकेंट पी ऑर्बिटल या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इस बात को याद रखना। वैकेंट या तो पी ऑर्बिटल होंगे या फिर डी ऑर्बिटल होंगे। तो ये हमारे पास कहानी होती है इलेक्ट्रोफाइल की। बस आपको ध्यान रखना है, इनके पास एक्सेप्टर एबिलिटी है, और ये सिग्मा स्टार और पाई स्टार में जनरली क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ये हमने पढ़ा यार लोमो। अब इन दोनों में सबसे अच्छा एक्सेप्ट कहाँ करेंगे, तो आपको पता है यार, इन दोनों में सबसे अच्छा करेंगे तो पाई स्टार में करेंगे, खाली है, ज़्यादा अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। लोमो की एनर्जी जितनी कम उतना बढ़िया वहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा। अब लास्ट में एक टर्म है एम्बिडेंट। तो यहाँ पर एक तो हम बात करेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और एक बात करेंगे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। कि सर आखिरकार ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? देखो, एम्बिडेंट का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हैविंग मोर देन वन एटम। अगर एक से ज्यादा एटम डोनेट कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट, अगर एक से ज्यादा एटम एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल एम्बिडेंट। अब लेकिन एक समय पर एक ही करेगा, लेकिन वहां पर मॉलिक्यूल में मौजूद एक से ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल HCN-, तो यहाँ पर एक तो डोनेशन S से हो सकता है और एक N से हो सकता है। ऐसे ही CN-, C से हो सकता है, N से हो सकता है। ऐसे ही NO2-, डायग्राम तो आपको पता ही कैसे होती है, N से हो सकता है, O से हो सकता है, इस तरीके से। एक एग्जांपल की और अगर बात करूं तो यहाँ पर O- है, तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, R- डबल बॉन्ड O। तो देखो इस वाले केस में ऑक्सीजन से डोनेट होता और इस वाले केस में कार्बन से डोनेट होगा, तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर मैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूं तो एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल आप ऐसे समझ सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉजिटिव है और इस वाले केस में यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटर है ना। ये वाला पॉजिटिव सेंटर ऑलरेडी जनरेटिव होता ना इस वाले केस में, तो यहाँ पर ये एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाएंगे। और बाकी ये सारे क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।